Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the practical culturing of microorganisms. माइक्रोऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता, जो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं। इनका स्ट्रक्चर देखने के लिए, इनके बारे में स्टडी करने के लिए जो है वो स्पेशल टूल्स की ज़रूरत होती है, जिसमें से एक लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट है जिसको माइक्रोस्कोप कहा जाता है। माइक्रोस्कोप जो होते हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं। दे कैन बी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इट कैन बी लाइट माइक्रोस्कोप। इस तरह से इसकी डिफरेंट वेराइटीज़ होती हैं। हर माइक्रोस्कोप के अलग फीचर्स होते हैं, अलग क्वालिटीज़ होती हैं, अलग मैग्नीफिकेशन पावर होती है, अलग ऑब्जेक्टिव लेंसेज होते हैं, लाइट सोर्स अलग होता है। तो इस तरह करके अलग अलग माइक्रोस्कोप को यूज़ किया जा सकता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी वैरायटी होती है। इसमें एल्गी आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं, आर्की आ जाते हैं, इसमें फंजाई आ जाते, इसमें फंजाई की भी कुछ स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। तो इस तरह करके इसके ढेर सारे जो हैं वो ग्रुप्स इसके अंदर आ जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को, जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, या जितने भी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनको हम लैब्स के अंदर कल्चर करवा सकते हैं, इनको ग्रो करवा सकते हैं। वैसे तो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं एनवायरनमेंट में, लेकिन जब आपने रिसर्च स्टडीज़ करनी होती हैं एमफिल में, पीएचडी में, या फिर वैसे ही आप लोगों ने एज अ साइंटिस्ट आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। जैसे कि दुनिया में कोई ना कोई बीमारी आती रहती है, तो उसका आपने सोर्स आइडेंटिफाई करना होता है कि वो बैक्टीरियल सोर्स की वजह से है, फंगल इन्फेक्शन की वजह से है, वायरल अटैक है, या फिर कोई भी और डिजीज़ है। तो आपको फिर जो उस डिजीज़ कॉजिंग एजेंट होता है, जो माइक्रोस्कोपिक एजेंट होता है, उसके बारे में डिटेल स्टडी करनी पड़ती है। अब वो इन्वायरमेंट में नॉर्मली तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हर किसी को आप इन्वायरमेंट से डायरेक्ट कैप्चर नहीं कर सकते। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को फिर आप लैब में अंडर कंट्रोल कंडीशन जो है वो ग्रो करवाते हैं। प्रॉपर टेम्परेचर देते हैं, प्रॉपर पीएच देते हैं, प्रॉपर उसको सारा एनवायरनमेंट आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं, फिर उसको लैब के अंदर रखते हैं। उसके बाद फिर आप उसको ग्रो करवाते हैं। उसको जो जो फूड मटेरियल चाहिए होता है वो देते हैं। आर्टिफिशली आप उसको सारा फूड मटेरियल देते हैं, स्लाइड्स तैयार करते हैं, आप पेट्री प्लेट्स लगाते हैं, उसके अंदर आप पूरे के पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, और फिर टाइम टू टाइम उसको चेक करते हैं, सारी कंडीशंस अवेलेबल करके तब आप उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लैब के अंदर ग्रो करवाते हैं। जब उसकी ग्रोथ हो जाती है, फिर आप उसको टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपकी टेस्टिंग सक्सेसफुल हो, फिर आप उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फर्दर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करवाते हैं, और फिर आपको इससे बहुत से फ़ायदे हो सकते हैं। जैसे कि आप इसको इंडस्ट्रियल लेवल पे सेल कर सकते हैं। आपको जब शुरू में एक दफ़ा आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेते हैं तो आपको उसको पैसे दे के लेना पड़ता है, लेकिन जब आपके पास अपने पास उसकी ग्रोथ हो जाती है, फिर आप उसकी टाइम टू टाइम ग्रोथ करवा कर फर्दर जिन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, आप उनको सेल कर सकते हैं। तो इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कल्चरिंग जो होती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। कल्चरिंग करवाते हुए आपको कुछ कंडीशंस का ध्यान रखना पड़ता है कि जब आप अपनी कल्चर को ग्रो करवा रहे हों, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवा रहे हों, तो उसके लिए आप जब लैब में एंटर हों तो आपने लैब कोट वगैरह पहना हो, ग्लव्स वगैरह पहने हों, सारी कंडीशंस को आपने प्रॉपरली फॉलो किया हो, क्योंकि अदरवाइज़ अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आप रिसर्च के लिए ग्रो करवा रहे हैं वो आपको कोई सीवियर किस्म की डिजीज़ भी कॉज कर सकता है। उसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो डिजीज़ कॉज कर दे। तो आपको कल्चरिंग करते हुए इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जब कल्चरिंग करवाई जाती है तो उसके लिए जो ऑपरेटर्स होता है वो बिल्कुल स्टेरिलाइज होना चाहिए। जो पेट्री प्लेट्स वगैरह आपने यूज़ करनी होती हैं वो स्टेरिलाइज होनी चाहिए। स्टेरिलाइज ऑपरेटर्स आप कर सकते हैं कि आप ऑटोक्लेव, आप सारा ऑपरेटर्स लेते हैं, उसको अच्छे से वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद उसको ड्राई करते हैं, फिर आप उसको रख देते हैं। उसके बाद आप उसको एल्युमिनियम फॉइल के अंदर या अखबार के अंदर या किसी पेपर के अंदर उन सारे ऑपरेटर्स को फोल्ड करते हैं, और फोल्ड करने के बाद ऑटोक्लेव एक ऑपरेटर्स होता है, उसके अंदर बास्केट होती है, उस बास्केट के अंदर सारे ऑपरेटर्स को अरेंज करके रखते हैं, और फिर ऑटोक्लेव उसमें उसका टेम्परेचर सेट करते हैं, उसकी पीएच वगैरह, उसका सारा कुछ प्रेशर उसका मेंटेन करते हैं। करने के बाद आप उसको ऑन कर देते हैं। उसके बाद जब उसका जो है वो प्रोसीजर ख़त्म हो जाता है, जब वो ऑटोक्लेव का चक्कर पूरा हो जाता है, तो आप उसको ऑफ़ कर देते हैं। उसके बाद आप जब ऑपरेटर सारा निकालते हैं तो वो स्टेरलाइज हो गया होता है।
अब ये जो स्टेरलाइज अपरेटस है इसको आप यूज़ करते हैं, पेट्री प्लेट्स उसमें होती हैं, उसके अलावा आपने जिस फोर्सेप्स के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पिक करना होता है, स्लाइड्स होती हैं, जो है सारे के सारा जो इन्वायरमेंट होता है वो आप सारा क्रिएट करते हैं। इसके अलावा कुछ अपरेटस होते हैं, लेमिनार एयर फ्लो हुड, उसके अंदर भी जब आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जहाँ से आपने ख़रीदा होता है वहाँ से लेके आपने उसको अपने कल्चर के ऊपर स्प्रेड करना होता है, तो एयर फ्लो हुड के अंदर आप उसको स्प्रेड करते हैं। वो एक अपरेटस होता है, उसके अंदर जब आपने बैठना होता है तो उसके लिए आप अपने हाथों वगैरह को, अपने बाजुओं को अच्छी तरह से साफ़ करते हैं। फिर आप उसको सारे को अल्कोहल से साफ़ करते हैं। फिर अल्कोहल थोड़ी देर जब ड्राई आउट हो जाता है फिर आप उसके अंदर जो है वो जो लैंप होता है या जो आपका बर्नर होता है उसको आप ऑन करके रखते हैं। उसको ऑन करके रख के साइड पे फिर आप अपना जो बैक्टीरियल कल्चर या फिर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको आपने स्प्रेड करना होता है उसको आप एयर फ्लो हुड के अंदर रखते हैं। और फिर जिस कल्चर के ऊपर आपने उसको स्प्रेड करना होता है आप कल्चर को अंदर से थोड़ा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेते हैं फोर्सेप की हेल्प से, और जो सारा मटेरियल, जो फूड मटेरियल या जो कल्चरल मटेरियल होता है पेट्री प्लेट के अंदर जहाँ पर आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्प्रेड करना होता है, आप उसके ऊपर उसको स्प्रेड करते हैं एयर फ्लो हुड के अंदर ही। अब जब आपने इसको स्प्रेड करना होता है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि आपने जो फोर्सेप या जिस भी मटेरियल के साथ आप उसको फैलाते हैं या जिस भी पिन के साथ फैलाते हैं तो आप उसको पहले जो आपके पास बर्नर पड़ा होता है उसके ऊपर हीट करते हैं। थोड़ा सा हीट इसलिए करते हैं ताकि कोई भी अगर इन्वायरमेंट में से जर्म उसके ऊपर आ गया हो तो वो ख़त्म हो जाए। फिर आप उस जो पिन होती है उससे बैक्टीरिया को लेके या जिसको भी आपने ग्रो करवाना है उसको लेके उस फूड मटेरियल पे या उस मटेरियल के ऊपर जिसके ऊपर आपने उसको ग्रो करवाना है उस मीडियम के ऊपर आप स्प्रेड कर देते हैं। फिर आप उसको जो है उसको क्लोज कर देते हैं एयर फ्लो हुड के अंदर ही रख के। आप अपने जो पेट्री प्लेट्स वगैरह होती हैं या जिस भी चीज़ के अंदर आप उसको ग्रो करवा रहे हैं उसका लिड जो है आप क्लोज कर देते हैं और फिर उसको आपने जहाँ प्लेस करना होता है वहाँ प्लेस कर देते हैं। और टाइम टू टाइम आप चेक करते रहते हैं और उसके बाद जब आपकी ग्रोथ शो हो जाती है तो फिर आप उस ग्रोथ से जो है वो थोड़ा सा ऑर्गेनिज्म लेके उसको माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी करते हैं और उसके बारे में उसके डिफरेंट फीचर्स देखते हैं, उसका कलर देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बारे में सारी डिटेल लेते हैं। और अगर जो आपने उसको फर्दर ग्रोथ करवानी हो तो आप फिर उसको यूज़ करते हुए उसकी फर्दर सारा प्रोसीजर रिपीट करके उसकी ग्रोथ जो है वो फिर से करवा सकते हैं। यहाँ पे अब आप देखेंगे कि कल्चरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म करवाते हुए कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं। तो इसके लिए 5 बेसिक टेक्निक्स यूज़ होती हैं जिसके अंदर जो है वो इनोक्यूलेशन होती है, इंक्यूबेशन होती है, आइसोलेशन होती है, इंस्पेक्शन होती है और आइडेंटिफिकेशन होती है। ये डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। डायग्राम के अंदर आइसोलेशन टेक्निक दिखाई गई है। इसके अंदर इस तरह से पेट्री प्लेट्स के अंदर आप कल्चर मीडियम डालते हैं और पेरेंट सेल जो होते हैं वो मिक्स तरह के होते हैं, उसमें दोनों तरह के सेल्स होते हैं, डिफरेंट कॉलोनीज होती हैं। उनको जब आप इसके ऊपर स्प्रेड करवाते हैं तो अलग अलग होके कॉलोनीज जो हैं वो सिंपल सेल्स की जो हैं वो आपको नज़र आने लग जाती हैं। यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि बेसिकली कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म जो हैं वो आपके पास प्रेजेंट हैं। तो आइसोलेशन टेक्निक के ज़रिए से अगर मिक्स कल्चर हो तो आप उससे बैक्टीरिया को या डिफरेंट स्पीशीज़ को सेपरेट आउट कर सकते हैं। उसमें ये होगा जब ग्रोथ शो होगी तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म इसके अंदर प्रेजेंट हैं। आइसोलेशन बैक्टीरिया की जो बेसिक टेक्निक्स होती हैं जब आप उसको लैब के अंदर करते हैं तो इस तरह से आप डिफरेंट तरीके से बैक्टीरिया आपको नज़र आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक पेट्री प्लेट इस तरह की होती है, उसके ऊपर ये इस तरह से आपको लाइंस नज़र आती हैं। ये लाइंस जो होती हैं ये बैक्टीरियल ग्रोथ होती हैं, इसके ऊपर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। और जब आप एयर फ्लो हुड के अंदर इनको फैलाते हैं, आप एक बैक्टीरिया को थोड़ा सा लेते हैं जहाँ से बैक्टीरियल सोर्स होता है और जो भी आपके पास पिन वगैरह होती है उससे आप कल्चर मीडियम पे इस तरह से लाइनिंग की फॉर्म में इसको फैला देते हैं। फिर इन लाइंस के ऊपर जो है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ शो होती है। और कुछ ऐसी भी पेट्री प्लेट्स होती हैं उनके ऊपर
ऊपर आप ड्रॉपलेट्स जो हैं वो ड्रॉप्स गिराते हैं तो उसके अंदर इस तरह से जगह जगह पे आपको कॉलोनीज शो होती हैं। और जब आपने इसको करना होता है, इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाना होता है, तो आप इस तरह से बैटरी प्लेट को थोड़ा सा लिड इसका हटाते हैं, कैप हटाते हैं, उसके ऊपर सोल्यूशन डालते हैं और फिर से इसको बंद कर देते हैं। और जब आपका 2 दिन का, 3 दिन का या 24 घंटे का टाइम पीरियड जितना भी ग्रोथ के लिए चाहिए होता है वो पूरा होता है, तो उसमें फिर आपको या तो इस तरह की अपीयरेंस नज़र आती है या फिर इस तरह की स्ट्राइकिंग अपीयरेंस जो है वो नज़र आती है। नेक्स्ट आ जाता है मीडिया, जिसके ऊपर आप बैक्टीरिया को या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाते हो। तो उसकी बेसिकली 3 तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक उसकी फिजिकल स्टेट होती है कि वो किस तरह की स्टेट में है, वो लिक्विड फॉर्म में है, वो सेमी सॉलिड है या वो सॉलिड है। सेमी सॉलिड होती है जो ना पूरी तरह से लिक्विड होती है ना पूरी तरह से सॉलिड होती है। फिर केमिकल कंपोजिशन देखी जाती है कि बेसिकली उसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट हैं, कितने टाइप्स के प्रेजेंट हैं, उनके नेम्स क्या क्या हैं, उनका एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट क्या है, और इसके अलावा उसके अंदर फंक्शनल टाइप्स कौन कौन सी हैं। यहाँ पर फिर वही फिजिकल स्टेट्स के बारे में डिस्कस किया गया है कि मीडिया लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है, सेमी सॉलिड मीडिया भी हो सकता है जो ना पूरी तरह लिक्विड हो ना सॉलिड हो, और कम्प्लीटली सॉलिड स्टेट में भी मीडिया प्रेजेंट हो सकता है। लिक्विड मीडिया जो है वो अगर लिक्विड फॉर्म में हो तो वो ज़्यादातर वाटर बेस्ड सोल्यूशन होता है। उसके अंदर ब्रॉथ होते हैं, मिल्क होता है, और भी इन्फ्यूजन्स का मतलब होता है और भी बहुत इंक्लूडिंग्स, मतलब और भी उसके अंदर चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। जिस तरह से एक वाटरी मटेरियल होता है लिक्विड मटेरियल, लिक्विड मीडिया जो है वो इस तरह का होता है। और जो सेमी सॉलिड मीडिया होता है उसके अंदर एगर की लो परसेंटेज होती है, और ये जो है मोटिलिटी टेस्ट वगैरह के लिए, टेस्टिंग वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। इसको अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको पता लग रहा होगा, ना ये पूरी तरह से लिक्विड है जैसे वाटरी अपीयरेंस इसकी है, ना पूरी तरह से लिक्विड है और ना ही ये पूरी तरह से सॉलिड है, सेमी सॉलिड से इसकी अपीयरेंस है। तो ये इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आ जाता है सॉलिड मीडिया। सॉलिड मीडिया के अंदर हाई परसेंटेज में एगर प्रेजेंट होता है, 1 से 5%, जो कि इसकी इस तरह की अपीयरेंस बनाता है कि इसके ऊपर डिफरेंट कॉलोनीज जो हैं वो ग्रो कर सकती हैं। अब इसकी 2 तरह की चीज़ें होती हैं कि या तो ये इस तरह से सॉलिड अपीयरेंस में आ जाए, या फिर आप इसको बैटरी प्लेट्स के ऊपर ग्रो करवा लें, या फिर इस तरह से टेस्ट ट्यूब्स जो हैं वो प्लास्टिक की हो सकती हैं, और या फिर इस तरह की शीशे की भी ट्यूब्स हो सकती हैं। जो ये ट्यूब्स होती हैं ज़्यादातर इनके ऊपर जो है वो कवर्स, कैप, जिस तरह इसके ऊपर कैप है इस तरह इनके ऊपर अक्सर कवर नहीं होते। तो जब आप इनके अंदर कोई भी चीज़ ग्रो करवाते हो या सोल्यूशन डालते हो तो आप इसके ऊपर कॉटन प्लग्स दे लेते हो, मतलब आप कॉटन पकड़ते हो, उसका प्लग बनाते हो, और इसके ऊपर, इसके फेस के जो इसका ऊपर वाली साइड होती है उसके ऊपर जो है वो आप दे देते हो कॉटन प्लग। उसकी रीज़न ये होती है ताकि सोल्यूशन अगर कहीं पे गलती से टेस्ट ट्यूब उलट जाए या कुछ भी हो जाए तो सोल्यूशन उसके अंदर से गिरे नहीं, लिक्विड मटीरियल जो है वो उसके अंदर से ज़ाया ना हो। इसी तरह इस तरह की जो ट्यूब्स होती हैं उनके ऊपर कवर होता है, और कवर जो है उसको इन्वायरमेंटल कंडीशन से, हार्म से बचाता है। इन द सेम वे, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, बहुत से केमिकल होते हैं, बहुत से स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो अगर हम ट्यूब्स को ऊपर से कवर नहीं करेंगे या बैटरी प्लेट्स को ऊपर से कवर नहीं करेंगे तो आसपास के जितने भी इन्वायरमेंटल जर्म्स वगैरह हैं या इन्वायरमेंटल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी होती है कि उनकी ग्रोथ भी हमारी बैटरी प्लेट्स के ऊपर आने लग जाए और हम जो प्योर कल्चर ग्रो करवाना चाहते हैं वो हमारे पास ग्रो ना करे। नेक्स्ट, अगर केमिकल कंटेंट्स की देखी जाए तो मीडिया सिंथेटिक भी हो सकता है और नॉन सिंथेटिक भी हो सकता है। नॉन सिंथेटिक जो है वो कम्प्लेक्स टाइप का होता है। तो 2 तरह के केमिकल कंटेंट्स जो हैं वो इसके अंदर हो सकते हैं। सिंथेटिक मीडिया के अंदर प्योर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो केमिकली डिफाइंड किस्म के होते हैं, जिनके बारे में पूरी डिटेल पता होती है कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, किस किस चीज़ से में ये मिलकर बने हैं, इनके अंदर कितनी कितनी कंपोजिशन प्रेजेंट है, सारी की सारी डिटेल जो है उसके अंदर प्रेजेंट होती है। जैसे कि अगर एक मीडियम तैयार करना हो जो कि ग्रीन एल्गा है यूग्लिना, उसकी ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए, तो उसके लिए जो मीडियम होगा उसमें ग्लूटामिक एसिड होगा 6 ग्राम, इसके अलावा एस्पार्टिक एसिड होगा 4 ग्राम, ग्लाइसिन होगा 5 ग्राम, सुक्रोज होगा 30 ग्राम, मैलिक एसिड होगा 2 ग्राम, सक्सिनिक एसिड होगा 1.04 ग्राम, बोरिक एसिड होगा 1.04 ग्राम, थायामीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा 12 ग्राम, इसके अलावा
मैक्रोस्पोरिन फॉस्फेट होगा 0.6 ग्राम। इसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट होगा 0.8 ग्राम। कैल्शियम कार्बोनेट होगा 0.16 ग्राम। अमोनियम कार्बोनेट होगा 0.72 ग्राम। फेरिक क्लोराइड होगा 60 ग्राम। जिंक सल्फेट होगा 40 ग्राम। मैग्नीशियम सल्फेट होगा 6 ग्राम। कॉपर सल्फेट होगा 0.62 ग्राम। इसके अलावा कोबाल्ट सल्फेट होगा 5 ग्राम और अमोनियम मोलिब्डेनम होगा 1.34 ग्राम। इसी तरह से बाकी के मीडिया भी होते हैं और मीडिया के अंदर हर चीज़ जो होती है वो वेल आइडेंटिफाइड होती है, उनकी अमाउंट फिक्स होती है। अगर ये 6 ग्राम है तो मतलब 6 ग्राम का मतलब 6 ग्राम ही है, आप उसको 7 या 5 ग्राम नहीं कर सकते। अगर आपकी कंपोजिशन में थोड़ी सी भी पॉइंट्स में भी ऊपर नीचे हो गया है तो एट द एंड वो चीज़ आपके रिजल्ट्स को इफ़ेक्ट करती है। इसलिए लैब में इन सारी कंडीशंस का ध्यान रखा जाता है। जब भी आप कोई मीडिया ग्रोथ जो है उसको करवाते हैं, जब भी आपने आर्टिफिशियली किसी चीज़ की कल्चरिंग करवानी होती है तो उसके लिए जो मीडिया रिक्वायर्ड होता है उसकी कंपोजिशन जो है वो वेल आइडेंटिफाइड होनी चाहिए। जैसे कि अगर नॉर्मली बैक्टीरिया या कोई भी चीज़ जो है वो इन्वायरमेंट में ग्रो कर रही है तो उसको इन्वायरमेंट के थ्रू हर चीज़ पूरी मिलती है, नेचुरली मिलती है। लेकिन अगर उसी को आपने आर्टिफिशियली ग्रो करवाना है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि आपको हर चीज़ जो है वो एक प्रॉपर रेंज में रखनी पड़ती है। और अगर आप ये करने में फेल हो जाते हैं तो डेफिनेटली उसका असर आपके रिजल्ट्स पे आता है, आपके कल्चर की ग्रोथ पे आता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करवाना, उनकी कल्चरिंग करवाना भी एक इटसेल्फ एक बहुत बड़ा काम है। इन द सेम वे कम्प्लेक्स और इनरिच मीडिया जो होता है उसके अंदर जितने इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो पूरी तरीके से केमिकली आइडेंटिफाइड नहीं होते, उनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्ड जो है वो पता नहीं होती। ये एनिमल एक्सट्रैक्ट से भी हो सकते हैं। यहाँ पर जैसे डायग्राम के अंदर ब्लड एगर दिखाया गया है, यहाँ पे चॉकलेट एगर दिखाया गया है। ये इनरिच मीडिया की एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आ जाता है फंक्शनल टाइप्स ऑफ ग्रोथ मीडिया। किसकी फंक्शनल टाइप्स? इनरिच मीडिया हो सकता है, ये सिलेक्टिव मीडिया हो सकता है, इट कैन बी डिफरेंशियल मीडिया। तो ये डिफरेंट टाइप्स के मीडिया जो हैं ये हो सकते हैं। बैक्टीरिया डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और इनरिच मीडिया जो होते हैं वो फास्टिडियस टाइप के बैक्टीरियाज को ग्रो करवाने के लिए यूज होते हैं, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। सिलेक्टिव मीडिया जो होता है वो एक टाइप के बैक्टीरिया को ग्रो करवाता है, जबकि जो डिफरेंशियल मीडिया होता है वो डिफरेंट तरह के रिएक्शन शो करता है। कॉलोनियल फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं और डिफरेंट कलर भी शो करते हैं। तो इनको दोनों मीडियाज को ग्रो करके लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, जिसमें डिफरेंशियल मीडिया और जिसमें सिलेक्टिव मीडिया को यूज़ करके एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंशियल मीडिया की कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं कि उससे किस तरह से डिफरेंट मीडिया डिफरेंट कलरेशन जो है वो देखी जा सकती है। इसको आपने ये वाली स्लाइड को नहीं करना। नेक्स्ट अब आ जाता है आपका ये एग्जांपल। मैनीटॉल सॉल्ट एगर जो है वो सिलेक्टिव मीडिया की एग्जांपल है और मैकॉन की एगर जो है वो डिफरेंशियल मीडिया की एग्जांपल्स है। इनके आपने नेम्स याद करने हैं। माइक्रोबियल ग्रोथ अगर देखी जाए तो उसके लिए इंक्यूबेशन का स्टेप होता है कि जो है इंक्यूबेटर में प्लेस किया जाता है। प्रॉपर ग्रोथ लाने के लिए ऑर्गेनिज्म की अलग अलग टेम्परेचर पे रखा जाता है, अलग अलग एटमॉस्फेरिक स्टेट्स दी जाती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिहाज से उसका टेम्परेचर, उसकी स्टेट, उसकी एटमॉस्फेरिक स्टेट, उसके पीएच, उसका टेम्परेचर जो है वो सेट किया जाता है। देन इंस्पेक्शन की जाती है कि मिक्स कल्चर है या प्योर कल्चर है। फिर आइडेंटिफाई किया जाता है माइक्रोस्कोप के अंडर कि जो मीडिया है वो किस तरह का है। जब आप कल्चर को माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी कर लेते हैं, फिर आपने अगर उसकी मेंटेनेंस करना हो, उसका स्टॉक्स बनाना हो, तो फिर आप उसको प्रॉपर कंडीशंस के अंडर उसको सेव कर देते हैं लैब के अंडर प्रॉपर सारे मेजर्स लेके। और अगर आपने उसको सेव ना करना हो तो फिर आप उसकी स्टेरिलाइजेशन कर देते हैं। आप मीडिया सारे को डिस्कार्ड कर देते हैं और एक प्रॉपर प्लेस पे करते हैं, क्योंकि बहुत से मीडिया ऐसे भी होते हैं जिससे बहुत ही कैंसरस कॉजिंग एजेंट या बहुत सी डिजीज़ हो सकती हैं। तो फिर जो डिस्कार्ड करने होते हैं वो प्रॉपर जगह पे उसको आप डिस्कार्ड करते हैं जो आपको बताई जाती है। फिर आप उसके सारे अपरेटस को वॉश आउट करते हैं। वॉश करने के बाद फिर आप
अपरेटस को स्टेरलाइज करते हैं और फिर आप उसको रखते हैं, और ताकि जब कोई आने वाला उसको यूज़ करे तो उस मीडिया का कोई भी कंपोनेंट जो है वो ऑलरेडी अपरेटस के अंदर ना हो, क्योंकि अगर डिजीज़ कॉजिंग एजेंट कोई भी उस पेट्री प्लेट के अंदर या उस अपरेटस के अंदर रह जाएगा और फिर फर्दर कोई भी स्टूडेंट उसको दोबारा यूज़ करेगा या कोई भी पर्सन उसको यूज़ करेगा तो उसको डिजीज़ भी लग सकती है, और साइड बाय साइड उसका जो रिजल्ट्स हो सकते हैं उसके काम के वो भी ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए स्टेरिलाइजेशन जो है वो एक प्रॉपर जो है वो स्टेप है, इसको फॉलो करना मस्ट है। तो जब भी आप अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लें, हमेशा जो फालतू चीज़ें हों, जो मटेरियल हो, उसको प्रॉपर वे में डिस्कार्ड करें। डिस्कार्ड करने के बाद फिर वॉश करें अपरेटस को, उसको स्टेरिलाइज भी करें, और जब भी दोबारा से कोई नया एक्सपेरिमेंट करना हो तो हमेशा अपरेटस को पहले स्टेरिलाइज करें और फिर उसको यूज़ करें, ताकि कोई भी चांस जो है वो आपके गलत होने का, आपके एक्सपेरिमेंट गलत होने का ना रहे। नेक्स्ट अब माइक्रोस्कोप के बारे में बताया गया है कि इसके हर माइक्रोस्कोप की अलग रेजोल्यूशन पावर होती है, अलग मैग्नीफिकेशन होती है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और स्टेनिंग प्रोसीजर इसके लिए यूज़ किया जा सकता है इनको देखने के लिए। यहाँ पे माइक्रोस्कोप की डायग्राम दिखाई गई है, इसके पार्ट्स के बारे में बताया गया है, जो कि थ्योरी के अंदर आप ऑलरेडी बायोलॉजिकल टेक्निक्स के सब्जेक्ट में पढ़ चुके हैं। ये आपने नहीं करना, ये जस्ट आपको एक एग्जाम्पल देने के लिए है कि जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो आपको इस तरह से, जैसे कि डिफरेंट अगर माइक्रोस्कोप की टाइप्स हैं तो उनके अंदर आपको स्ट्रक्चर जो है वो अलग तरह से, एक बेसिक सेल का देखें अलग अलग तरह से आपको व्यू दिया गया है कि उसको ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो आपको और तरह की डायग्राम नज़र आएगी, उसको डार्क फील्ड के अंदर देखें तो और तरह की आएगी, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो और तरह की आएगी। तो आप डिपेंड करता है कि आप किस सोर्स को यूज़ करते हुए जो स्टडी है उसको कर रहे हैं। यहाँ पर फिर आपको कुछ डायग्राम्स दिखाई गई हैं, कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर चीज़ों के दिखाए गए हैं कि किस तरह से माइक्रोस्कोप के अंदर आपको अलग अलग किस्म के माइक्रोस्कोप के अंदर अलग अलग तरह की कलरेशन, अलग अलग तरह की स्ट्रक्चर्स जो हैं वो नज़र आते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है कि अगर आपने सिंपल टेक्निक यूज़ करते हुए माइक्रोस्कोप के अंदर देखो तो आपको किस तरह की नज़र आएगी। डायग्राम डिफरेंशियल हो जिसमें दो अलग अलग तरह के कंट्रास्ट टाइप्स के करने हो तो किस तरह की डायग्राम्स आएंगी, और अगर स्पेशल टाइप के स्टेन्स को स्टडी करना हो तो किस तरह की आपको डायग्राम जो हैं वो नज़र आएंगी। तो माइक्रोस्कोप स्टडी से आप जो है वो डिफरेंट चीज़ों को देख सकते हैं, और कल्चरिंग टेक्निक के ज़रिए से आपको इकोनॉमिकली भी बहुत से फ़ायदे होते हैं डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अंडर लैब कंट्रोल कंडीशन कल्चर करवा कर। तो इस प्रैक्टिकल को आपने याद भी करना है और लिखना भी है।